नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरुजी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे पार्लियामेंट रिपोर्टर के लिए डिक्टेशन का अभ्यास करेंगे, जो कि 160 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से रहेगा। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि लोकसभा में दो मैटर बोले जाएंगे, एक 140 का होगा और दूसरा 160 का होगा। तो इस वीडियो में हम लोग 160 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से डिक्टेशन का प्रैक्टिस करने वाले हैं और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन करना। इसके अलावा दोस्तों अगर आप डेली डिक्टेशन चाहते हैं तो आप चाहे तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है studio4stenographer@gmail.com। तो जैसा कि आपको पता है कि दिसंबर से इसका स्किल टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, पहले ही नोटिस दे दिया गया था, दिसंबर से जनवरी तक चलेगा। तो आप लोग बिल्कुल जो भी समय बचा है आप लोग रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए और मैटर को जरूर ट्रांसक्राइब करिए। ट्रांसक्राइब करके पीडीएफ से मैच करा के जरूर बताइएगा कितनी मिस्टेक आ रही है। तो ज्यादा समय न लेते, रेडी, 5 सेकंड, स्टार्ट। महोदय, कुछ बातें किसानों के हित में जरूरी हैं। मैं सभी सदस्यों को साधुवाद देना चाहता हूं। हम जानते हैं कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, परंतु यहाँ के किसानों की तरफ पिछले 72 सालों में सरकार ने पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। अब जबकि वर्तमान सरकार के सहयोग से कृषि मंत्री जी की तरफ से किसानों के उत्थान के लिए यह विधेयक पेश किया गया है, मैं इसका समर्थन करता हूं। मंत्री महोदय ने इस बिल को पेश करते समय देश के किसानों की बढ़ रही गंभीर समस्या की तरफ भी अपना ध्यान केंद्रित किया है। मेरा मानना है कि हमारे देश की कृषि मंडियों में बिचौलियों की भूमिका किसानों की तीसरी बड़ी समस्या है, जिस पर रोक लगाने के लिए सरकार को काम करना चाहिए। दलालों को यह बताना होगा कि गरीब किसानों को लोभ लालच देकर उन्हें भ्रमित करना अपराध है। यह एक अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री जी रेडियो पर मन की बात करते हैं। देश की करोड़ों जनता उनकी बात को सुनती है। उन्हें रेडियो पर किसानों से जुड़ी समस्याओं को बार बार उठाना चाहिए। इसका उपयोग मात्र राजनीतिक उद्देश्य से नहीं होना चाहिए। किसानों की चौथी और बड़ी समस्या यह है कि उन्हें बीज, खाद और कीटनाशक दवाएं ठीक समय पर नहीं मिलते हैं। उचित समय पर उन्नत किस्म के बीज नहीं मिलने के कारण किसान अपने घरों में रखे अनाज को ही बीज के रूप में प्रयोग करते हैं, जिससे अच्छी फसल मिलना मुश्किल हो जाता है। यदि वे किसी तरह बीज की व्यवस्था कर लें तो खाद के लिए जूझना पड़ता है और यदि खाद की व्यवस्था हो गई तो अंत में कीटनाशक दवाओं के अभाव में वे अपनी सारी पूंजी गंवा बैठते हैं। अभी पिछले दिनों बिहार के नालंदा जिले में यही देखने को मिला। वहां के किसानों ने धान की उपज को बढ़ाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया और जब धान की फसल तैयार हुई तो वे कीट पतंगों से अपनी फसल की रक्षा नहीं कर पाए। कृषि विभाग के अधिकारियों की गैर जिम्मेदाराना रवैये के कारण उचित समय पर कीटनाशक उपलब्ध नहीं हो सके। मैं कृषि मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे दवा वितरण के लिए एक समग्र योजना तैयार करें। अध्यक्ष महोदय, चुनाव के बाद पहली बार सदन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं एक ऐसे समय में बोल रहा हूं जब मुझे लगता है कि जो समस्याएं हमारे सामने प्रकट हो रही हैं उसे कोई और रूप देने और जोर जोर से नारा लगाने से कोई लाभ नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आज इस सदन में देश के किसानों और उनकी समस्याओं के बारे में चर्चा प्रारंभ हुई है। मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं भी एक किसान हूं और किसानों की समस्याओं के बारे में जानता हूं। इसलिए मैं इस संबंध में जो भी कहूंगा वह अपने अनुभव के आधार पर ही कहूंगा। देश की जितनी आबादी कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई है उसमें से 80% लघु किसानों की है। मात्र 20% किसान ही ऐसे हैं जो लघु किसानों की श्रेणी से कुछ ऊपर हैं। देश के अंदर खेती की जितनी भी जमीनें हैं वे इन 80% लघु किसानों के हाथों में हैं। अभी कुछ समय पहले ही इस सदन में आबादी के बारे में चर्चा चल रही थी। मैं बड़े ही स्पष्ट शब्दों में यह कहना चाहता हूं कि आज गांवों में देश की लगभग 70% आबादी रह रही है। यह आबादी केवल खेती के ऊपर निर्भर है, उसके पास दूसरा कोई काम नहीं है। ये किसान कभी बाढ़ की समस्या से जूझते हैं तो कभी सूखे की समस्या से जूझते हैं। इन दोनों कारणों से उनकी पूंजी बर्बाद होती रहती है और वे ऋण के बोझ तले दब जाते हैं।
अगर सरकार सचमुच किसानों का भला करना चाहती है तो इस संबंध में मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। सरकार किसानों की इन दोनों समस्याओं पर गंभीरता से विचार करे। सरकार को कुछ ऐसी योजना बनानी चाहिए जिससे कि खेती से बाढ़ के पानी की निकासी हो सके। मुझे लगता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े बड़े तालाब बनाकर बाढ़ के पानी को जमा किया जा सकता है ताकि सूखे की स्थिति में वह पानी खेत की प्यास बुझाए। मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार कृषि क्षेत्र की वर्तमान स्थिति पर गंभीरता से विचार करे। यदि सरकार कृषि क्षेत्र के विकास में रुचि रखती है तो देश के किसानों की समस्याओं को सुलझाना ही होगा। किसान इस देश की अर्थव्यवस्था के रीढ़ हैं, परंतु आज तक उनकी स्थिति सबसे बदतर बनी हुई है। मैं कृषि मंत्री जी का इस बात के लिए ऋणी हूं कि उन्होंने किसानों की उपज का समर्थन मूल्य बढ़ाने की घोषणा की है। अध्यक्ष जी, मैं इस सदन के सभी माननीय सदस्यों का भी आभारी हूं कि उन्होंने किसानों के कल्याण के लिए सदन में बहुत ही मूल्यवान और आदर्श विचार रखे। इस चर्चा से कई अच्छे सुझाव भी निकल कर आए हैं। कुछ सदस्यों द्वारा किसानों की आवश्यकताएं के बारे में अच्छी जानकारी भी दी गई है। अध्यक्ष महोदय, पाकिस्तान ने हथियारों का जो जखीरा जमा किया है वह किसी नेक नियति से नहीं किया है। हम इस पड़ोसी की नियति पर कभी विश्वास नहीं कर सकते। इतिहास गवाह है कि जब जब हमने उस पर भरोसा किया तब तब उसने हमारे भरोसे का खून किया है। निम्न सदन में विपक्षी दलों की ओर से कई बार यह पूछा गया है कि भारत को राफेल फाइटर विमान क्यों चाहिए। मैं समझता हूं कि इस बात का जवाब हमारे पड़ोसी ने F-16 विमान खरीद कर दे दिया है। हमारे इस पश्चिमी पड़ोसी ने स्पष्ट कर दिया है कि हमें राफेल की आवश्यकता क्यों पड़ी। मैं एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारत अपने पूर्वी पड़ोसी चीन के साथ एक और युद्ध सहन नहीं कर सकता। भारत के माथे पर पिछली बार हार का जो काला टीका लगा था वह आज तक मिट नहीं सका है। हम उसे भुला नहीं सकते हैं। उस युद्ध के कारण हमारा देश 10 वर्ष पीछे चला गया था। इस बात को हमें भूलना नहीं चाहिए। आज भारत की स्थिति क्या है? चीन एक महाशक्ति बन चुका है। उसके पास बड़ी संख्या में परमाणु हथियार है। पाकिस्तान के साथ हमारे 4 युद्ध हो चुके हैं। पिछले कुछ वर्षों से कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उसकी वास्तविकता से हम अपना मुंह नहीं मोड़ सकते। अब तक चीन के हजारों जवान शहीद हो चुके हैं, सैकड़ों निर्दोष जनता अपने प्राण गंवा चुकी है और हमारे देश की अरबों रुपए आतंकवाद से निपटने में खर्च हो चुके हैं। मैं यह समझता हूं कि यह अत्याधुनिक विमान खरीदने के लिए सरकार द्वारा ठीक समय पर लिया गया निर्णय है। यह निर्णय देश की सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है, आत्मनिर्भरता को सामने रखकर लिया गया है। कुछ देश हमें एक महाशक्ति के रूप में नहीं देखना चाहते हैं, इसी कारण वे परेशान हैं, लेकिन हम अपने देश की सुरक्षा को ताक पर नहीं रख सकते। अध्यक्ष महोदय, चुनाव के बाद पहली बार सदन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं एक ऐसे समय में बोल रहा हूं जब मुझे लगता है कि जो समस्याएं हमारे सामने प्रकट हो रही हैं उसे कोई और रूप देने और जोर जोर से नारा लगाने से कोई लाभ नहीं है। भारत और पाकिस्तान के बीच कई मुद्दों पर मतभेद हैं। मुझे एक पुरानी बात याद आ रही है। मैं उस पुरानी बात पर चर्चा करके सदन का समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूं, परंतु इतिहास को समाप्त करना संभव नहीं है। अध्यक्ष जी, उच्चतम न्यायालय में अंततः सच की जीत हुई। देश के शीर्ष न्यायालय ने राफेल लड़ाकू विमान समझौते पर दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने और गंभीरता से विचार करने के बाद निविदा की प्रक्रिया को क्लीन चिट दे दी। अगर सब कुछ सही रहा तो जल्द ही हमारी वायुसेना में ये लड़ाकू विमान शामिल हो जाएंगे। हमारी वायुसेना की धार और रफ्तार में गुणात्मक वृद्धि होगी। राफेल के आने से हम पड़ोसी देशों के मुकाबले में प्रबल होंगे। इतना ही नहीं, इस विमान समझौते में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए भारतीय निजी कंपनियों की भी अहम भूमिका रखी गई है। 3 अरब यूरो का काम अगले कुछ वर्षों के दौरान भारतीय निजी क्षेत्र को करना है। इससे न सिर्फ भारत में रोजगार के अवसर पैदा होंगे बल्कि देश की रक्षा जरूरतों की पूर्ति भी होगी। आरोप प्रत्यारोप के दौरान विपक्षी मित्र यह भूल जाते हैं कि वर्ष 2007 में उनकी ही सरकार ने वायुसेना के लिए आधुनिक लड़ाकू विमान खरीदने हेतु निविदा निकाली थी।
कई कंपनियों से लंबे समय तक बातचीत के बाद राफेल और टाइफून दौड़ में शामिल रहीं। हालांकि कीमत को लेकर मामला जमा नहीं और समझौता नहीं हो सका था, लिहाजा वे अब विपक्ष की भूमिका में इस डील को लेकर सवाल खड़े कर रही हैं। महोदय, मैं सदन को यह बताना चाहता हूं कि वर्तमान में भारतीय वायुसेना का मुख्य लड़ाकू विमान सुखोई रूस से खरीदा गया है। रक्षा मंत्रालय का मानना है कि राफेल की खासियतें उस सुखोई से ज्यादा कारगर बनाती हैं। राफेल सुखोई के मुकाबले काफी छोटे क्षेत्र में गुलाटी मार सकता है। इसके मुकाबले राफेल की रेंज 1.5 गुना ज्यादा है। राफेल लड़ाकू विमानों को चुने जाने के बाद भी ये डील कई सालों तक कीमतों की पेच और विवादों की वजह से फंसी रही। भारतीय वायुसेना ने कई विमानों के तकनीकी परीक्षण और मूल्यांकन के बाद वर्ष 2011 में राफेल और टाइफून के लिए सहमति दे दी थी। इसके बाद वर्ष 2012 में राफेल को न्यूनतम मूल्य के आधार पर फाइनल करने पर बातचीत शुरू हुई। इसके बाद भी कीमतों और समझौतों की अन्य शर्तों की वजह से वर्ष 2014 तक डील तय नहीं हो सकी थी। ओके दोस्तों, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा। सभी लोग मैटर को प्रैक्टिस और ट्रांसक्राइब करेंगे। 160 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से है। उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना। और दोस्तों, अगर आप डेली डिस्कशन चाहते हैं तो आप चाहें तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल ID है studyforstenographer@gmail.com। अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।